हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है। देखिए, दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, ए और बी। ए मैट्रिसेस आपके पास गिवन है ए आई जे, ऐसे इसके एलिमेंट हैं और इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कोई भी लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास बी होता है, इसमें बी आई जे इसके एलिमेंट होते हैं। अब दोनों के ऑर्डर हम बना लेते हैं, तो दोनों के ऑर्डर जो भी हो यहाँ पर, जैसे m क्रॉस n हो जाए, ये p क्रॉस q हो जाए, तो इक्वलिटी उसी समय निकालेंगे, सेम ऑर्डर। इक्वलिटी इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब सेम ऑर्डर होगा। सेम ऑर्डर होगा मीन ए बी का सेम ऑर्डर होगा। फर्स्ट कंडीशन, सेम ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब वो m क्रॉस n इक्वल टू p क्रॉस q, मीन m इक्वल टू p n इक्वल टू q। m इक्वल टू p एंड n इक्वल टू q, ये होनी चाहिए कंडीशन। सेम ऑर्डर लिख लो, बस इतना सफिशेंट है आपके लिए। और इस तरीके से अगर ये ऑर्डर सेम हो गए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए बी आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। अगर इक्वल होते हैं तभी आप कहोगे, इसका मतलब हुआ ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा बी आई जे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई जे, मतलब आई और जे की सभी वैल्यूज के लिए। और अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई, दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, देन वी कॉल्ड ए इक्वल टू बी। ऐसी केस में आप ए इक्वल टू बी बोल दोगे, अदरवाइज ए इक्वल टू बी नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है, ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 2x y 5। गिवन है a इक्वल टू बी, देन फाइंड x एंड y। ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो गया। देखिए, आपके पास ये गिवन हो गया a एंड b। फर्स्ट तो ये गिवन है a इक्वल टू बी, दिस गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। आप देखो a इक्वल टू बी, देन फाइंड, मीन इक्वल है। इक्वल है तो आप क्या कहते हो, तो ऑर्डर तो सेम ही होगा, ऑर्डर आपको सेम दिख रहा है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल है तो आप कैसे लिखोगे, 2 3 4 5 दिस इक्वल टू 2x y 5। देखिए, करस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब हुआ 2 2 के इक्वल होना चाहिए, ऑलरेडी है। 3x के इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 3, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इक्वल टू y होना चाहिए, y इक्वल टू 4, और लास्ट 5 इक्वल टू 5 ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल लिया अगर ये इक्वल है तो। और इक्वल इन्होंने गिवन किया था तो इक्वल में संदेह नहीं होना चाहिए। अब एक्स वाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इक्वल कर लिए और इस तरीके से निकाल लिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके पास आता है, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ और एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाता है। क्वेश्चन ये है आपके पास, write the value of x minus y plus z
फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में क्या है, इसमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड। दिस एक मैट्रिसेज गिवन है, दिस इक्वल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, पहले से ही गिवन है 957 ऐसे गिवन है। अब आपको इसमें से सबकी वैल्यू निकालना है, तो अब सबकी वैल्यू निकालोगे कैसे? देखिए क्वेश्चन देखते ही इक्वलिटी होल्ड कर रही है और आर्डर आप भी देखते हो 1 2 3 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। ये आपको देखना ही नहीं है इसलिए इक्वल दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए हो सकता है कभी ऐसा गलत करके लिख दें तो आप कहोगे क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आपके पास 9 हो गई। x प्लस जेड, दिस की वैल्यू 5 हो गई और y प्लस जेड, इसकी वैल्यू 7 हो गई। देखिए इन दोनों को लेके अगर आप सॉल्व कर लो, माइनस कर दो, एक्स जेड माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। और इन दोनों को लेके अगर आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर दो, y जेड माइनस होगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। और x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ गई, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू z की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने x y z सबकी वैल्यू निकाल ली, 2 4 3 आपके पास आ गया। और आपसे क्या पूछा गया था? x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू बता दो। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। आप x की वैल्यू 2 माइनस वाई प्लस 3 3 2 5 माइनस 4 1 हो गया। तो ये आपका 1 आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे, यानी इक्वलिटी होल्ड करके तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन कहीं और ले लिया जाए, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इफ़ ए इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा कॉस एल्फा ऐसा दे दिया जाए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा where A is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया गया, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप इसका आर्डर देखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था? उसमें रो मतलब स्क्वायर मैट्रिसेज होता था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 होता था, ये रिमेनिंग सब 0 होते थे। तो आप इसको लिख लो पहले। देखिए ए क्या होना चाहिए? 1 0 0 1। ए तो आइडेंटिटी कह दिया है तो 2 क्रॉस 2 का ही लिखेंगे क्योंकि राइट साइड 2 क्रॉस 2 का है। और लेफ्ट साइड हमने ये लिख दिया, राइट साइड आपका कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। इस तरीके क्वेश्चन हो गया। देखते ही आप क्या लिखोगे? कॉस एल्फा की वैल्यू 1 हो गई और साइन एल्फा की वैल्यू 0। देखिए आपको देखने में क्या प्रॉब्लम है, कॉस एल्फा इसके साथ इक्वेट ऐसे हो जाएगा, 0 इसके साथ साइन एल्फा 0 हो गया, ये साइन एल्फा 0 हो जाएगा और कॉस एल्फा अगर यहाँ से देखें तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो, तो ऐसे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ऐसा मैंने नोट कर लिया। अब कॉस एल्फा 1 कब होता है और साइन एल्फा 0 कब होता है? तो साइन 0 के लिए 0 होता है, साइन 0 के लिए 0 होता है, मीन एल्फा इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कॉस 1 कब होता है? कॉस एल्फा कॉस में 1 कब होता है? कॉस
0 के लिए 1 होता है, मीन अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया। तो अल्फ़ा दोनों कंडीशन से 0 आ गई, इसलिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अदर फार्मूले पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे लिख सकते हो अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्लस और माइनस के क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ये आपका लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।